तो इस वीडियो में हम सेक्टोरल क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज के रिलेटेड कुछ और डिस्कस करेंगे। तो जो इंडिया का टर्शरी सेक्टर है या सर्विस सेक्टर है वो काफी तेजी से ग्रो हुआ है और फ्यूचर में भी हो रहा है। उसकी संभावना काफी हाई है। और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इसका प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर से ज्यादा क्यों है या फ्यूचर में भी इसके आसार हैं, ये क्यों है? उसके कुछ कारण हैं। जैसे डेवलपिंग कंट्रीज की जो सरकारें होती हैं वो बहुत सारी सर्विसेज को प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मा अपने ऊपर ले लेती हैं, जैसे पोस्ट एंड टेलीग्राफ, लोकल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्ट, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज। तो ये सभी सरकारी होती हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज में होती हैं, जैसे कि भारत। तो उसकी वजह से ये सेक्टर ग्रो हुआ है। फिर जब भी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री डेवलप होगी तो सर्विसेज भी डेवलप होंगी, क्योंकि सर्विस सेक्टर क्या करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को फैसिलिटेट करता है। तो जब भी पहले दो सेक्टर इंप्रूव होंगे, उनकी ग्रोथ होगी, तो ट्रांसपोर्ट के लिए डिमांड बढ़ेगी, ट्रेड के लिए बढ़ेगी, स्टोरेज या वेयर हाउसेस चाहिए होंगे। तो इस वजह से टर्शरी सेक्टर ग्रो हुआ है। फिर उसके बाद जो इनकम है लोगों की, जब भी वो इंक्रीज होगी तो सर्विसेज के लिए डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा है, परचेजिंग पावर है। जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह, डाइनिंग आउट, ईटरीज होती हैं, उनकी डिमांड काफी बढ़ी है। यूनिवर्सिटीज के बाहर आजकल काफी स्टॉल्स लगते हैं। वो इसलिए क्योंकि मिडिल क्लास ग्रो हुई है और मिडिल क्लास के बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनकी सर्विसेज की डिमांड है। तो टूरिज्म, ये भी मिडिल क्लास की अभी डिमांड है। ज्यादा लोग अमीर हो गए हैं, उनके पास पैसा है, तो वो घूमने चले जाते हैं। प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए, हेल्थ केयर के लिए, एजुकेशन के लिए, तो ये सर्विसेज की डिमांड इंक्रीज होती है जब भी इनकम राइज होती है। तो इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री है, तेजी से इनकम राइज हो रहा है, तो सर्विसेज की डिमांड भी बढ़ गई और उसका ग्रोथ रेट भी बढ़ा। फिर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए जिसकी वजह से सर्विसेज सेक्टर में ग्रोथ हुई, जैसे कि आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो पहले कंप्यूटर नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो इस तरीके की सर्विसेज आ गई, इस वजह से भी टर्शरी सेक्टर स्ट्रांगली ग्रो हुआ। लेकिन एक इंपॉर्टेंट और मेन रीजन कि इंडिया का सर्विस सेक्टर इतनी तेजी से क्यों ग्रो हुआ, इंडिया का जो बॉम्बे मॉडल या सर्विस लेड ग्रोथ वाला मॉडल है, काफी फेमस है वर्ल्ड में। कारण है 1990s के बाद जो रिफॉर्म्स हुए हैं, उसने जॉब क्रिएशन और भी जो जॉब्स हैं सर्विस सेक्टर में। 1990s में जब एफडीआई आया, लिबरलाइजेशन हुई, फॉरेन ट्रेड बढ़ी, तो इंडिया में ग्लोबलाइजेशन के, तो उसमें सर्विस सेक्टर की ग्रोथ काफी ज्यादा रिफॉर्म्स की बदौलत हुआ है। और हमारी जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है, इसमें सेकेंडरी सेक्टर को बाईपास ही कर दिया, क्योंकि ज्यादातर कंट्रीज में क्या होता है कि पहले प्राइमरी सेक्टर इंपॉर्टेंट होता है, फिर धीरे धीरे शिफ्ट आता है सेकेंडरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर से टर्शरी सेक्टर की ओर शिफ्ट आता है। पर हमारे देश में प्राइमरी सेक्टर जब लार्ज था, उसके बाद एक ऐसी स्टेज आई जब सर्विस सेक्टर लार्ज था, तो सेकेंडरी सेक्टर उतना मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री एक्टिविटी इंडिया में नहीं हो पाई है, जैसा कि चाइना में हुआ है। तो ये इसका ड्रॉबैक भी है सर्विस लेड ग्रोथ का जो इंडिया में हुआ है, कि सेकेंडरी सेक्टर जहाँ पे काफी जॉब्स क्रिएट हो सकती थी, उसको बाईपास कर दिया गया है। तो ये है इंडियन इकोनॉमी की एक सिचुएशन। दूसरी, अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या चीज है, जब रेगुलर जॉब से थोड़ा कम पे आप काम कर रहे हैं। तो जो खेती बाड़ी में काम कर रहे हैं लोग, वो रेगुलर नहीं है, सीजनल जॉब है कई बार। बहुत सारे लेबरर्स के पास जॉब नहीं है स्टेबल, जो एग्रीकल्चर में है। फिर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, तो जितनी जगह पे खेती दो लोग कर सकते हैं, चार चार बंदे फैमिली के वहां लेबर कर रहे हैं। तो ये काफी प्रॉब्लम है कि बहुत सारी लेबर, हमने सेक्टोरल क्लासिफिकेशन में पहले भी पढ़ा है पिछली वीडियो में, कि जीडीपी में रेशियो कम है पर एम्प्लॉयमेंट का प्रोपोर्शन ज्यादा है एग्रीकल्चर का। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में सरप्लस लेबर, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। उसको सॉल्व करने के लिए मनरेगा 2005 में एक स्कीम भी चलाई गई, जिसके तहत जो लेबर है उसे काम दिया गया 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि अगर कोई काम करना चाहता है ताकि इनकम जनरेट हो जो एग्रीकल्चर में सर। और मनरेगा में जो स्कीम थी, उसमें ये कहा गया कि प्रेफरेंस देंगे ऐसे काम को जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो लैंड की, ताकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी या अंडर एम्प्लॉयमेंट कम होगी। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रॉब्लम रही है भारत में। फिर उसके बाद हम
आगे क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब जहाँ पे फैसिलिटीज मिलती हैं, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलर होते हैं, गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड होते हैं एम्प्लॉयज, जो आपकी स्कीम्स हैं, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम्स है, स्टेट इंश्योरेंस स्कीम होती है, प्रोविडेंट फंड वाली, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं, फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट, तो एक्ट्स लगते हैं। एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी होती है, आपको कोई निकाल नहीं सकता जल्दी से कि आपको निकाल दिया, कल से काम पे मत आना, ऐसा नहीं होगा। फिक्स नंबर ऑफ आवर्स काम करना होगा, मंथली आपको सैलरी मिलेगी, और वर्किंग कंडीशंस अच्छे होंगे कि आपका फैसिलिटी बैठने की, काम करने की, जो सैलरी की कंडीशन है या लीव वगैरह, वो सारी फैसिलिटीज अच्छी होते हैं, उसे हम ऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं। जैसी जॉब सबको चाहिए। लेकिन एक बड़ा तबका अनऑर्गेनाइज सेक्टर का है भारत में, स्मॉल और स्कैटर यूनिट्स में जब प्रोडक्शन होती है और गवर्नमेंट का कंट्रोल वहां नहीं होता, जहाँ पे लो पेड जॉब्स होती हैं और रेगुलर नहीं होती, कोई प्रोविजन नहीं होती ओवर टाइम के लिए, पेड लीव नहीं मिलेगी, कोई छुट्टी नहीं है, लीव ड्यू टू सिकनेस, तो ऐसा प्रोविजंस नहीं मिलते, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है, आपको निकाल सकते हैं जब भी। तो ये किस किस सेक्टर की अगर उदाहरण दें तो कौन कौन से काम इसमें आ सकते हैं? जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, सड़क पे रेडी पे सामान बेचते हैं, कुछ लोग रिपेयर का काम करते हैं, पंक्चर की दुकान, जो फार्मर्स हैं, लेबरर्स हैं कंस्ट्रक्शन में, स्ट्रीट वेंडर्स के बाद रैग पिकर्स आ गए, जो लिफाफे वगैरह इकट्ठे करते हैं। तो इस तरीके के जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स हैं, इनकी हालत काफी खराब है, इनको तो तकरीबन यूजुअली इनको डेली वेजेस मिलते हैं, तो दिहाड़ी मिलती है। तो सबकी इच्छा होती है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब मिले, और रोल है और ये एम है कि और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कम किया गया और कम किया जाए, इसमें जो है फॉर्मलाइजेशन लाई जाए ताकि ये ऑर्गेनाइज्ड हो सके। फिर एक और क्लासिक हम बात, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर जो सरकार, गवर्नमेंट से रिलेटेड है, उस ऑफ पीपल, जो पब्लिक सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट है, गवर्नमेंट जॉब्स है, जैसे आर्मी में, पुलिस में, या ऑफिसर्स होते हैं आपके, आईएएस ऑफिसर्स, पीसीएस, एक्साइज, तो नीचे तक जो भी सरकारी कंपनी जैसे रिलायंस, टाटा, वहां कोई जॉब कर रहा है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्राइवेट सेक्टर, उसका मोटिव होता है कि प्रॉफिट कैसे अर्न किया जाए। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इससे काफी रिलेटेड है एग्रीकल्चर एंड सर्विस सेक्टर। फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। और इसमें तीसरा सेक्टर वॉलेंट्री, जो सिविल सोसाइटी, हमारे एनजीओज होते हैं, वो वॉलेंट्री सेक्टर में आते हैं। तो उनका मोटिव वेलफेयर ऑफ पीपल होता है, लेकिन उनके जो फंड्स होते हैं वो सरकारी सेक्टर है। क्लासिफिकेशन जब पब्लिक सेक्टर का, प्राइवेट सेक्टर वाला, तो ये भी इकोनॉमी की